हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आपकी तैयारी को बनाते हैं और भी अच्छा। और आज का सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने एंटोमोलॉजी का। पहला क्वेश्चन कह रहे सप्लीमेंट रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज इज कॉल्ड। देखो क्वेश्चन समझ लो जल्दी से क्या कहने वाला है। ये तीनों टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है भाई, ये है आपका फील्ड। ठीक है, यहाँ मान लो आपकी क्रॉप पे कोई इंसेक्ट लगा हुआ था, ये रहा इंसेक्ट। ठीक, अब इस इंसेक्ट को डैमेज करने के लिए कुछ नेचुरल प्रीडेटर भी यहाँ फील्ड में होंगे जो क्या करेंगे, ये नेचुरल प्रीडेटर्स हैं जो इसको क्या करेंगे, इंसेक्ट को किल करेंगे। ठीक है, पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा फील्ड में आपके कम थी, तो आपने क्या किया, बाहर से लाके जो नेचुरल प्रीडेटर ऑलरेडी फील्ड में थे, आपने बाहर से वैसे ही नेचुरल प्रीडेटर और लाके यहाँ डाल दिए उनको, और पॉपुलेशन उनकी बढ़ा दी। तो इस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है सप्लीमेंट रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा इस चीज को। कंजर्वेशन में क्या होगा भाई, कंजर्वेशन में हम बाहर से लाके नहीं डालते, पर कंजर्वेशन में हम ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे कि जो नेचुरल प्रीडेटर ऑलरेडी फील्ड में है वो उनकी ग्रोथ बढ़े, वो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, उनको ज़्यादा हार्म ना पहुंचे। तो वहाँ पे कंजर्व करेंगे नेचुरल प्रीडेटर्स को, तो वो कंजर्वेशन में आएगा। फिर एक आते क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल और ऑगमेंटेशन में एक माइन्यूट से डिफरेंस है, माइन्यूट से नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मान लो कि आपने फील्ड में कोई नया आप नया प्रीडेटर ले आते, ठीक है, हम क्या करें, अगर हम फील्ड में कोई नया प्रीडेटर लेके आ जाए जो यहाँ पहले से नहीं था, कोई हम एलियन स्पीसीज लेके आ जाएं कि जो प्रीडेटर है पर ये पहले से फील्ड में प्रेजेंट नहीं था, तो उस चीज में हम उसको क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। पर अगर पहले से ही प्रेजेंट था और आप क्या कर रहे हो, बस उसकी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो या आप उसको बाहर से लाके वापस से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो उसको ऑगमेंटेशन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा, इसको ऑगमेंटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपसे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मेड फ्रूट, इनमें से कौन सा मेन मेड फ्रूट है। क्या स्ट्रॉबेरी मेन मेड फ्रूट है, इंसानों ने बनाया क्या स्ट्रॉबेरी को, या पहले से नेचुरली होता था। क्या एटोमोया नेचुरली फ्रूट है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, सीताफल जैसा दिख रहा है पर वो नहीं है, अलग है, क्या है ये आपका एटोमोया है। ठीक है, या दोनों ही मैन मेड फ्रूट है, या इनमें से कोई भी मैन मेड फ्रूट नहीं है, दोनों ही नेचुरल है, पहले से ही होते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना स्ट्रॉबेरी के साथ साथ एटोमोया, ये दोनों के दोनों क्या है, मेन मेड फ्रूट है जो इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों की दोनों जो क्रॉप है वो क्या है, रबी है। मेज एंड काउपी। देखो मेज तो आपका खरीफ और रबी दोनों में ही लिया जाता है, ठीक है, पर रबी मेज जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उसकी yield थोड़ी ज्यादा आती है। पर काउपी की बात करें तो ये प्रॉपरली खरीफ क्रॉप है। ठीक है, बारले की बात करें और ग्राम की बात करें, ठीक है भाई, बारले आप बताओ, बारले, ठीक है, बारले आपका क्या है, बारले और ग्राम ये दोनों आपकी रबी क्रॉप्स हैं। तो ग्राम मतलब चिकपी हो गया। पैडी और कॉटन ये दोनों खरीफ क्रॉप है। और वीट एंड ज्वार, भाई वीट तो यहाँ पे आपकी रबी क्रॉप होगी, पर ज्वार या सोरगम की बात करें तो ये भी क्या है, खरीफ है। सोरगम क्या होता है, सोरगम भी सीरियल ही होता है, पर ये कोर्स सीरियल के अंदर आते हैं। किसके अंदर, कोर्स सीरियल है, कोर्स सीरियल है। ठीक है, चलो भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, बी बार्ले एंड ग्राम होगा। तो यहाँ पे बी और डी में कंफ्यूजन नहीं रखना था, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। देखो आपके एनएससी वाले एग्जाम में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया था, मतलब ये नहीं आया था पर कुछ आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन से आई थिंक कुछ क्वेश्चन था। विच एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैज द हाईएस्ट नेट सोन एरिया। ठीक है, देखो ये मेन लाइन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया है यहाँ पे का, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, हाईएस्ट ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, हाईएस्ट है। तो कौन सा होगा, ईस्टर्न प्लेट्यू होगा, वेस्टर्न प्लेट्यू होगा, ट्रांस गैंगेटिक होगा, या लोअर गैंगेटिक प्लेन होगा। भाई इसी को अपन बोलते हैं क्या, इसी जगह पे हुआ था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि हम सिर्फ इंडिया की नहीं, अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो ये जगह दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड, पॉल्यूटेड भी हो गई वैसे, पर मोस्ट पॉल्यूटेड तो छोड़ो, अभी पॉपुलेटेड की बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस जगह में है, सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉप डेंसिटी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। कौन से रीजन में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन आ गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रांस गैंगेटिक जोन की बात कर रहे हैं, जो आपका थोड़ा सा ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी वाला पोर्शन हो गया, उसकी ये बात कर
कर रहा है, तो आपका ये ट्रांसगैंगेटिक जोन जो है राइट आंसर जाएगा। सी ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन आपका ट्रांसगैंगेटिक जोन में होगा। ठीक, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर, बताओ फिर। द मेन सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशन फ्रॉम फील्ड टू स्टोर्स इज वेल नोन इन इंसेक्ट। कह रहे कि भाई एक इंसेक्ट ऐसा होता है जो फील्ड में तो लगा होगा और फील्ड से आपने क्रॉप करी हार्वेस्ट और उसको लाके आपने स्टोर करके रख दिया, ठीक है। तो ऐसा कौन से और वो आपका जो इंसेक्ट है वो फील्ड में ग्रेन के साथ साथ क्या होता है, स्टोरेज में भी आ जाता है। तो ये फील्ड एज वेल एज स्टोरेज दोनों का ही पेस्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा होता है भाई आपका रस्ट रेड फ्लोर बीटल, लेसर ग्रेन बोरर, पर्च बीटल या राइस वीवल। इसके बारे में एक और बात है, जो अपने एग्स देता है ये पोर्ट्स के ऊपर एग देगा, ठीक है, या फिर अगर हम स्टोरेज कंडीशन में ये एग देगा तो ग्रेन्स के ऊपर एग देता है, ठीक है। तो ये भाई कौन होगा, ये होता है आपका पल्स बीटल। तो भाई पल्स बीटल के बारे में ध्यान रखना, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। इसके जो एग होंगे वो ये फील्ड में भी दे सकते हैं पोर्ट्स के ऊपर, और स्टोरेज कंडीशन में ग्रेन्स के ऊपर भी अपने एग्स को दे सकता है। इसमें क्या होता है, इसके जो एग होंगे ये सीड है, सीड के अंदर ही इसका जो यहाँ पे इसकी जो लार्वी होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर फीड करेगा। सीड के अंदर लार्वा फीड करता है, लार्वा सीड के अंदर ही अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्यूपा भी सीड के अंदर बनाएगा, अडल्ट बनेगा, अडल्ट भी सीड के अंदर से बाहर निकल जाता है। और पल्स बीटल में ध्यान में रखना इसकी लार्वा ही हार्मफुल होता है, इसका जो अडल्ट स्टेज है वो बहुत ही कम टाइम तक जीता है और वो पल्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। इसका जो मेन आपका क्या होगा, ये डैमेजिंग स्टेज है वो क्या है, लार्वी यहाँ पे होगा। तो ये था आपका पल्स बीटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिल्क इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ द सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट। कह रहे कि भाई सिल्क को सिल्क वॉर्म कौन से पार्ट से सिक्रेट करेगा, लेबियल ग्लैंड जिसको स्लेवरी ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या इससे करेगा, हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड जिससे रॉयल जेली नाम की चीज को सिक्रेट करा जाता है वर्कर बी के द्वारा, मैंडिबुलर ग्लैंड जिससे क्वीन सब्सटेंस को सिक्रेट किया जाता है क्वीन बी के द्वारा। रॉयल जेली सिक्रेट कौन करता है, वर्कर करती है और फीड कराती है क्वीन को। पर क्वीन सब्सटेंस रिलीज कौन करता है भाई, क्वीन सब्सटेंस तो क्वीन ही रिलीज करती है, ताकि जो बीज हैं, वर्कर हैं, ड्रोन से वो सारे उसके पास ही रहें, उस छत्ते को छोड़ के ना जाए, स्वार्मिंग ना करे। जब ये क्वीन सब्सटेंस कम हो जाता है तो फिर बी क्या करती है, हाइव्स को छोड़ के चली जाती है, जिसको स्वार्मिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा लेबियल या फिर स्लेवरी ग्लैंड। जो ये सिल्क होता है ये क्या है, स्लेवरी ग्लैंड से ही बन रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आज सॉइल एप्लाइड हर्बिसाइड्स, देखो भाई कुछ हर्बिसाइड ऐसे होते हैं जिनको हम फोलिएज पत्तियों पे डालते हैं, सीधा ऊपर से छिड़क दिया, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सॉइल में भी डाला जाता है। तो बताओ भाई ग्लाइफोस्फेट, पैराक्वाड, फ्लूक्लोरलिन या ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सॉइल एप्लीकेशन वाला हर्बिसाइड कौन सा है। ये क्वेश्चन भी एक स्टेट एग्जाम में आपसे पूछा गया है। भाई ग्लाइफोस्फेट और पैराक्वाड की बात करें तो ये फोलिएज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए, फोलिएज एप्लीकेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बट फ्लूक्लोरलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, किसका, जिसका एप्लीकेशन सॉइल में होगा। तो भाई सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं हम किसका, फ्लूक्लोरलिन का, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ए और बी ग्लाइफोस्फेट पैराक्वाड फोलिएज पे डालोगे और सी वाला फ्लूक्लोरलिन सीधा सॉइल में डाला जाएगा, ठीक है। अब कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन फॉर स्ट्रॉबेरी प्लांट। एक तुमने बोला भाई स्ट्रॉबेरी नेचुरल प्लांट है नहीं, इसको क्या है, ये मेन मेड फ्रूट कहा जाता है। अब कह रहे इसको प्रोपोगेशन के लिए ये क्या बनाता है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इसमें, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इसमें क्या है। सीड से इसको प्रोपोगेट कराओगे, कटिंग से कराओगे, रनर से कराओगे या फिर स्टोलन से कराओगे। तो देखो भाई ये है स्ट्रॉबेरी, इसमें एक पोर्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं क्राउन पोर्शन। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ये मतलब क्राउन आप समझ लो स्टेम के एकदम नीचे का ही पोर्शन है, ठीक है। इसी क्राउन से क्या हो रहा है, ऊपर स्टेम भी निकल रही है, नीचे रूट्स भी निकल रही हैं, ठीक है। और साइड में भी एक स्टेम या एक ब्रांच सी निकल गई, ये लंबी सी ब्रांच, ठीक है। इसी को पूछ रहा है कि भाई क्या बोलते हैं, क्योंकि इस ब्रांच की खास बात क्या है, ये ब्रांच क्राउन से तो निकल गई और क्राउन से निकलने के बाद ये वापस सॉइल में जाएगी और फिर से नया क्राउन बना देगी, और नया क्राउन के बाद पूरा नया प्लांट वहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी का मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो इसने ये ब्रांच बनाई है इसी को अपन बोलते हैं क्या, रनर्स इसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन था जो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन मेथड है रनर से इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो भाई स्पेशलाइज स्टेम ही होती है जो रनर्स होते हैं, यहाँ पे क्राउन से निकलती है और क्या करती है, हॉरिजॉन्टली जाएगी, फिर सॉइल में जाएगी और स्ट्रॉबेरी का न्यू प्लांट बना देगी। हु इज नोन एज नोटेबल पोटैटो ब्रीडर, इनमें से कौन से हैं भाई पोटैटो ब्रीडर। आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर बीपी पॉल है, एमएस स्वामीनाथन है, डॉक्टर डीएस अटवाल या पुष्कर नाथ जी है। भाई आपको इन चारों की पता होना चाहिए कौन
किसने किस पे काम किया था? डॉक्टर बीपी पॉल की हम बात करें तो इन्होंने काम किया था, ही वाज अ व्हीट ब्रीडर, गेहूं के ऊपर काम किया था, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्होंने किस पे काम किया है? इन्होंने भी काम किया है व्हीट के ऊपर ही इन्होंने काम किया है। डॉक्टर डी एस अटवाल, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने किया है बाजरा के ऊपर, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम। HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो ये वैरायटी को डेवलप भी इन्होंने ही किया था डॉक्टर DS अटवाल में। कल्याण सोना वैरायटी का नाम सुना होगा, वो भी उनका, उसके डेवलपमेंट में भी इनका रोल था, ठीक है। पर मेन जो इनका आप ब्रीडर में बोलोगे तो मेन आप इनको बाजरा के लिए कंसीडर कर सकते हो। और पुष्कर नाथ जी की हम बात करें तो यही है पोटैटो ब्रीडर। तो भाई डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट जाएगा। बाकी यहाँ कुछ साइंटिस्ट मेंशन किए हुए हैं, डॉक्टर बीपी पॉल, TS वेंकटरमन आपको पता है शुगर केन के ब्रीडर हैं, स्वामीनाथन जी की हमने बात कर ली, पुष्कर नाथ जी आपको पता है, डॉक्टर DS अटवाल जी की बात कर ली हमने, और CT पटेल भी आपको पता है कि भाई कॉटन के ब्रीडर है, जिन्होंने H4 वैरायटी कॉटन की पहली हाइब्रिड को डेवलप किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे इनमें से कौन सा गलत है? क्या मेज मोनोसियस प्लांट होगा? होगा कि नहीं होगा? कुछ ऐसा होता है मेज, ये मेज ही है क्या? हाँ मेज है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ये मेज की कॉर्न वगैरह जो भी है। भाई मेज में क्या होता है? मोनोसिस मतलब क्या हुआ कि सेम प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर होने चाहिए। किसमें? सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल होंगे। मेज की केस में एकदम टॉप पे क्या होते हैं? मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और नीचे क्या होते हैं? ये क्या है? ये है उसका सिल्क, यानी कि फीमेल पार्ट है। तो सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, तो ये मोनेसिस हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका मेज के अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात बोली गई है। सेकंड कह रहा है कि पपाया जो है डायोसियस है, बिल्कुल सही है भाई। पपाया में आपका क्या होगा? डायोसियस मतलब कि अब आपका मेल और फीमेल दोनों अलग होगा, एक जगह पे सिर्फ मेल फ्लावर, एक जगह पे एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर, तो वो आ गया आपका डायोसियस, जो पपाया होगा, बिल्कुल करेक्ट। प्रोटो एंड्री मेज में देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब क्या है? ऊपर आपका मेल पार्ट है, नीचे फीमेल पार्ट है, पर मेल पहले मैच्योर होता है, उसके कुछ दिन बाद जो सिल्किंग स्टार्ट होती है, फिर फीमेल पार्ट आपका मैच्योर होगा। तो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, वो प्रोटो एंड्री है। पर बाजरा के केस में भाई पता था ना आंसर, प्रोटो गायनी देखने को मिलता है, ना कि प्रोटो एंड्री। मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर करता है, उसके बाद मेल पार्ट मैच्योर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा डी जाएगा, प्रोटो एंड्री। तो अगर बात करें कि भाई ऐसे क्या मैकेनिज्म है जो सेल्फ पोलिनेशन रोकेंगे, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाएंगे, तो पहला डाइक्लिनी हो गया। डाइक्लिनी मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर एक ही प्लांट के अंदर है, मेल और फीमेल, तो उसको हम बोलेंगे मोनोसियस, मेज कैस्टर में। अगर दोनों मेल अलग प्लांट में, फीमेल अलग प्लांट में, तो आपका डायोसियस हो गया। पपाया, डेट पाम, एस्परागस, स्पाइनच, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, चारों के चारों एग्जाम्पल याद करने हैं। डाइकोगेमी की बात करें भाई, डाइकोगेमी मतलब मेल या फीमेल में से कोई एक पार्ट पहले मैच्योर कर जाए। प्रोटो एंड्री मेज में, प्रोटोगाइनी बाजरा में, और एक और होता है हर्कोगाइमी। हर्कोगाइमी में क्या होगा? बर्सिम ल्यूसन में अल्फा लफा और ल्यूसन में देखने को मिलेगा। हर्कोगाइमी में क्या होगा? एक वैक्सी लेयर बन जाती है, और इस वैक्सी लेयर की वजह से क्या होता है? ये आपका मान लो स्टिग्मा है, ठीक है। इस पे जो पोलन आएगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, जो है जब बैरियर की तरह काम कर रही है, और जो सेम प्लांट के पोलन को क्या कर रही है? अंदर जर्मिनेट नहीं करने दे रही, तो इसको हर्कोगेमी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिब्रेलिन इज नॉट ट्रू? देखो आपके एग्जाम में फिजियोलॉजी से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। जिब्रेलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कह रहा है कि जिब्रेलिन आपका जेनेटिक डॉफनेस प्लांट को ओवरकम कर सकता है। अगर प्लांट आपकी छोटी हाइट का रह जा रहा है, डॉफनेस है, तो उसको ओवरकम कर सकता है। सेकंड कह रहा है कि कुछ प्लांट्स में मेलनेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल फ्लावर बढ़ा सकता है, और आपका कई बार ये सीनेसेंस को डिले कर सकता है। सीनेसेंस मतलब उसकी एज बढ़ती जा रही है, तो एज को डिले कर सकता है। और चौथा कह रहा है भाई इसको अपने एक्शन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो भाई क्या आंसर जाएगा? कौन सा गलत है? गलत है, इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पे फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा लाइट का, ना कि जिब्रेलिन को। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ रही बात समझ, तो बता दो ये क्वेश्चन। व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर? अच्छा देखो ये ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पे। अच्छा मैंने चेंज किए थे, बट हो जाता है कभी कभी स्लाइड ऊपर नीचे। हाईएस्ट लोवेस्ट ये हटा दो, ठीक है। यहाँ पे 0 आपका हो गया, और इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर हो गया। +1, -1, 0, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो बताओ भाई वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होगा? हमेशा याद रखना प्योर वाटर का, ठीक है। आपका क्या है? प्योर वाटर नहीं, सिर्फ प्योर फ्री वाटर है। फ्री मतलब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इस पर ना ग्रेविटी लग रहा है, ना इसमें कोई इम्प्योरिटी, एकदम कुछ नहीं है, एकदम प्योर वाटर है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी होगी हाईएस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट भी आंसर जा सकता है।
प्योर वाटर की एनर्जी ही हाईएस्ट होती है, और हाईएस्ट कितनी? 0। यहाँ पे हाईएस्ट 0 है, यानी कि कुछ भी इसमें इम्प्योरिटी आ गया, कोई भी फोर्स लगा तो एनर्जी सीधा नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो हाईएस्ट इसकी आपकी वाटर पोटेंशियल प्योर फ्री वाटर की हाईएस्ट होती है कितनी? 0 होती है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। विच क्रॉप ऑन द लिस्ट हैज इट्स ओरिजिन प्लेस इन चाइना? चाइना का इनमें से कौन सा है? तो इस बार एफओ में बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, पूछा था कि भाई सॉइल कोलाइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? बताओगे जरा मुझे एक बार, सॉइल कोलाइड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है ना? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सॉइल कोलाइड पे कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, क्या होगा बताओ? हाँ भाई, चाइना के कौन से हैं? राइस और शुगर केन क्या चाइना के हैं? बिल्कुल भी नहीं। राइस तो है इंडो बर्मा का, इंडिया के बगल का ही है ना। शुगर केन न्यू गिनिया का है। ठीक। वीट, बार्ले एंड चिकपी। वीट तो आपका है टर्की के आसपास, टर्की का। बार्ले की और चिकपी की बात करें तो ये दोनों अफ्रीका के हैं। ठीक है, तो यानी चाइना तो अभी तक हम पहुंचे नहीं। सोयाबीन, भाई सोयाबीन, मोमोज, ठीक है, मस्टर्ड, और बात करें टी, चाय, तो ये सब जो है कहाँ के हैं भाई? ये सब हैं चाइना के हैं। और मेज, टोबैको, सनफ्लावर कहाँ के हैं? ये सब हैं मैक्सिको के हैं। ठीक है, तो देखो ये याद करना तो आसान होता है ओरिजिन, पर एक दो बार 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 रिवीजन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, फिर ध्यान रहना चाहिए भाई हम क्या पढ़ के गए थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन था जो यहाँ पे होगा क्या? आसान सा था, करेक्ट होगा। अब एक वायरल डिसीज पूछे जिसको कैटल प्लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटल प्लेग। किसको बोलेंगे भाई? फुट एंड माउथ डिसीज, एंथ्रैक्स, रिंडरपेस्ट, या बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस? भाई प्लेग, प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी थी, लाखों में लोग मरे थे इससे यूरोप में, जो इंसानों में हुआ था। वो तो रेड की वजह से हुआ था, रेड फैलाता था उस प्लेग को। ठीक है, ऐसी एक खतरनाक बीमारी होती है कैटल में, होती थी, मतलब इस बीमारी को लगभग 2011 में पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया, लगभग इस बीमारी को खत्म ही कर दिया गया। इस वायरस, ये वायरल डिसीज है, इस वायरस को ही खत्म कर दिया गया कि क्या हो सके ये बीमारी अब और ना फैले, क्योंकि बहुत खतरनाक डिसीज थी। ठीक है, तो कैटल प्लेग, कैटल प्लेग किसको कहा जाता है 2011 में जिसको खत्म किया गया? रिंडर पेस्ट को कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। फुट एंड माउथ डिसीज क्या है भाई? वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल है? बताओ। एंथ्रेक्स का भी बताओ मुझे कि क्या है भाई, बैक्टीरियल है कि वायरल डिसीज है? हाउ इज बनाना बंची टॉप डिसीज इज ट्रांसमिटेड? बनाना बंची टॉप एक वायरल डिसीज है। ठीक है, वायरस कोज करता है। ठीक, बट अब प्लांट में क्या होता है, हमारा तो चलो अलग केस है, हम लोग तो कभी हाथ मिलाएंगे, कभी छींकेंगे, तो वायरस एक दूसरे को फैला सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी ठंडी आ गई, सब जुकाम फैलाएंगे एक दूसरे को। ठीक, पर अगर हम प्लांट की बात करें तो एक प्लांट यहाँ है, दूसरा प्लांट यहाँ है। ठीक है, तो ये जो वायरल डिसीज है इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कौन फैलाएगा? कौन फैलाएगा भाई? थ्रिप्स, एफिड, फाइटोप्लाज्मा, या फिर व्हाइट फ्लाई? तो ध्यान रखना भाई, बनाना बंची टॉप की बात करें तो एफिड इज अ वेक्टर, यहाँ पे एफिड इस डिसीज को फैलाता है। बी ऑप्शन किया तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही था। तो अगर हम कुछ वेक्टर्स पे नजर मारें तो सबसे पहले थ्रिप्स से जो आपका क्या है, ग्राउंडनट में बड नेक्रोसिस को स्प्रेड करता है। एफिड की बात करें तो भाई बहुत सारी डिसीजेस हैं यहाँ पे, और लगभग ज़्यादातर डिसीजेज जो लिखी हुई है ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन को अगर आप एक आध डिसीज छोड़ दो सारी वायरल है यहाँ पे। तो एफिड क्या क्या फैला रहा है? ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन, मोजेक ऑफ कॉफी, पोटैटो लीफ रोल फैला रहा है, रोजेट वायरस ग्राउंडनट का, बंजी टॉप इन बनाना, रिंग स्पॉट इन पपाया, टिस्टेजा इन सिट्रस, और कट्टे ऑफ कार्डेमम। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा व्हाइट फ्लाई की भी आप देख लेना एक बार कि क्या क्या यहाँ पे ये फैला रहा है। ठीक है, ये ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन छोड़ दो जो फाइटोप्लाज्मा कोज करता है, बाकी सारी की सारी ये वायरल डिसीज मेंशन है, और इनके वेक्टर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। केमिकल डेट हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन इंट्रैक्शन ऑफ राइजोबिया। कह रहे हैं कि ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, कैसे खींचते हैं, क्या करते हैं? ये प्लांट होता है आपका, लेग्यूम प्लांट है मान लो। ये राइजोबियम क्या होता है भाई? राइजोबियम आपका वही बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट में क्या बनाता है? नोड्यूल्स बनाता है। ठीक है, पर भाई राइजोबियम की ना आंखें हैं ना उसके हाथ पैर हैं। अब राइजोबियम को क्या पता चल रहा लेग्यूम प्लांट कहाँ पे? तो उसके लिए प्लांट क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है। अब उस केमिकल का नाम पूछा है, और ये केमिकल जैसे जैसे सॉइल में जाएगा तो राइजोबियम को जैसे इस केमिकल की भनक लगी, राइजोबियम धीरे धीरे सॉइल में रूट की तरफ मूव करने लग जाएगा, और मूव करने के बाद राइजोबियम रूट के अंदर पेनिट्रेट करेगा, एक ट्यूब सी बनाता है। ठीक है, और उसके बाद नोड्यूल फॉर्मेशन ये स्टार्ट कर देगा। तो उस केमिकल का नाम पूछा है जो प्लांट की रूट रिलीज करेगा राइजोबियम को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो भाई क्या बोलेंगे उसको? पेप्टाइड, ऑर्गेनिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, या शुगर? तो भाई राइजोबियम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना प्लांट बहुत केमिकल रिलीज करता है, अलग अलग चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं उससे कई सारी चीज़ें। पर अगर हम स्पेशली राइजोबियम की बात करें तो भाई फ्लेवोनॉइड्स नाम के केमिकल हैं। सी ऑप्शन पता था तो वेल एंड गुड।
ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स नाम के केमिकल हैं जो प्लांट राइजोस्फीयर में रिलीज करता है, जो क्या करेगा, राइजोबियम को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो भाई, करंट एक्सचेंज कैपेसिटी बता दो ऑर्गेनिक कोलाइड की, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा पूछता है। 80 से 100 सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी, 50 से 40 होगी, 3 से 15 होगी, या 200 से भी ज़्यादा होगी। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, सॉइल कोलाइड की जब हम बात करते हैं 80 से 100 भी अच्छी खासी यहाँ पे क्या है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, किसमें होगी, स्मैक्टाइट या मोंट मोरिलोनाइट में होगी, स्मैक्टाइट या मोंट मोरिलोनाइट। 15 से 40 होती है माइका ग्रुप की। माइका कहीं सुना है, इलाइट नाम का एक आपने कुछ सुना होगा, इलाइट। इलाइट क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल में क्या प्रेजेंट है, इलाइट प्रेजेंट है। स्मैक्टाइट मोंट मोरिलोनाइट ब्लैक सॉइल में होगा। माइका या आप इलाइट की अगर स्पेशली हम बात करें तो ये आपको एल्यूवियल सॉइल में देखने को मिलेगा। और आपको 3 से 15 होती है कैलोनाइट की। कैलोनाइट की कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम होती है, मिनरल्स वगैरह कम होंगे, और ये आपको रेड एंड लेटराइट सॉइल में देखने को मिलेगा। और 200 से भी ज़्यादा आपकी यहाँ पे क्या होगी, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की या ऑर्गेनिक कोलाइड्स की। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। तो बिल्कुल सही है, अगर आपको पता था कि इसका आंसर होगा 200 सेंटीमोल से ज़्यादा। ठीक है, चलो भाई, हाँ पिछले वाले भी आपने क्वेश्चन के कुछ आंसर किए थे, आज वाले भी करना है ना। अब इसमें कह रहे हैं विच साइंटिस्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। सर अल्बर्ट हार्वर्ड, फुकुओका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है मेरे लिए, एस बेंस एंड वाटसन यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई देखो, कंपोस्टिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हो आप, केमिकल तो डाल नहीं सकते, नहीं केमिकल डालते हैं अपन, पर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते जो आपके आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। ठीक है, वरना केमिकल तो डालते ही हैं। नीम भी डाले तो नीम के अंदर भी कुछ केमिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं। और आपको पता है भाई कंपोस्टिंग बनाने के 2 तरीके, एक होगा इंदौर, एक होगा क्या, बेंगलोर। इंदौर मेथड किसने दिया है, सर अल्बर्ट हार्वर्ड ने दिया है। और आपका बेंगलोर मेथड दिया है डॉक्टर CN आचार्य जी ने। ठीक है, इन्होंने दिया है। तो इंदौर मेथड क्या है आपका, यानी कि सर अल्बर्ट हार्वर्ड जो है यही आपके क्या है, इंडोर मेथड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। भाई क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको फिजियोलॉजी एंड फोटोसिंथेसिस दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज द लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो समझो क्या कहना चाह रहा है। भाई ये प्लांट है, प्लांट की सारी जिंदगी एक ही चीज़ पे डिपेंड है, उसके खाने पे। खाना कहाँ से आता है, सॉइल से थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट वो लेता है, पर ऐसा नहीं कि वो सॉइल खाएगा। ठीक है, सॉइल से बस माइन्यूट से न्यूट्रिएंट लेगा। ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे प्लांट लगाए वहाँ की सॉइल गायब होगी, प्लांट खा गया। ठीक है, प्लांट जो अपना मोस्टली जो बायोमास बनाता है या जो अपना फूड वो लेता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और इस चीज़ को हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, जो इसने CO2 को लिया। ठीक है, रेस्पिरेशन कर रहा है। उसके अलावा ये CO2 को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट या अपने फूड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, पर यहाँ पे एक और इसमें जरूरत होती है लाइट की, सनलाइट पड़ती है, उसी से एक सारा काम चलता है। ठीक है, पर एक पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी ऐसी आती है जब जितना आपका CO2 रेस्पिरेशन हो रहा है उतना ही आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया, जितना CO2 का यहाँ पे कंजम्पशन है उतना ही कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। एकदम यहाँ पे क्या आ गया, आपका पीक पॉइंट आ गया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों ही यहाँ पे बराबर हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, लाइट कंपनसेशन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट, फोटोसिंथेसिस रेट या अल्बीडो, इसी को बोला जाता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। जब फोटोसिंथेसिस का रेट और आपके साथ में रेस्पिरेशन का रेट जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो What term describe a plant with male and female reproductive structure on the same plant but in separate flowers? है ना, आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप का हमने एग्जांपल्स वगैरह भी हमने देख लिए कि भाई मोनोसिस में क्या आएंगे, डायोसिस में क्या आएंगे। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट मतलब सेम फ्लावर के अंदर मान लो कि ये फीमेल है और ये आपके मेल भी हैं, तो ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल पार्ट दोनों ही होंगे। मोनोसिस में क्या होगा, मोनोसिस में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग होंगे। ये मेल फ्लावर है और ये है आपका फीमेल फ्लावर है। ठीक है, दोनों अलग होंगे। ठीक है, पर ये आपके सेम प्लांट के अंदर होंगे। सेम प्लांट में एक जगह मेल होगा और दूसरी जगह फीमेल फ्लावर होगा, तो इसको बोलेंगे मोनोसिस। डायोसिस में क्या होगा, एक प्लांट में या तो मेल ही होगा या तो
फीमेल ही होगा। जैसे कि पपाया की हमने बात की, डेट पाम की बात की, एस्पेरेगस की बात करी, स्पिनच की बात करी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ठीक है, ऑन द सेम प्लांट बट इन सेपरेट फ्लावर, मतलब ए ऑप्शन की बात करना चाह रहा है मोनोसियस प्लांट की, कि है सेम प्लांट के अंदर बट अलग अलग फ्लावर में होंगे आपके मेल और फीमेल। तो ये मोनोसियस प्लांट की यहाँ पे बात कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, मिल्क इनमें से कौन से एलिमेंट में डेफिशिएंसी है? कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन या मैग्नीशियम। देखो मिल्क हो गया और दूसरे एग, अंडे हो गए, ये दोनों बहुत हेल्दी चीजें हैं, लगभग सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे मिल्क की ही बात कर लें, लगभग सारी चीजें प्रेजेंट है, पर दो चीजें ऐसी हैं जो मिल्क के अंदर कम देखने को मिलता है। कैल्शियम, भाई बोलते हैं मिल्क पियो, दूध पियो, हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम होता है इसमें, विटामिन डी भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पर आयरन एंड विटामिन सी, आयरन एंड विटामिन सी, ये दोनों जो हैं मिल्क दूध में आपको कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आयरन और विटामिन सी होगा। भाई विटामिन सी आपको सिट्रस, नींबू पानी वगैरह से मिलता है जनरली। और देखो इसकी एक खास बात भी है, ठीक, इसकी खास बात आपका ये होगा, मिल्क की आपकी क्या खास बात है, हाँ, कि लेमन जो है, विटामिन सी जो है ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, तो बॉडी में टिकता नहीं, निकलता रहता है, इसलिए बार बार नींबू का पानी पीना चाहिए। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बोनेट इंसेक्टिसाइड वर्क बाय डिसरप्टिंग एन इंसेक्ट कंडक्शन इन, ओके ओके, ठीक है, ऑप्शन गलत आ गई। ठीक है, पर मैं आपको इसका सीधा सीधा आंसर बता दूं, अगर ये ऑप्शन गलत आ गए, अगर इसका सीधा सीधा आंसर बताया जाए तो ये नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करते हैं। नर्वस सिस्टम पे जो न्यूरॉन सिग्नल होता है उसको ढंग से जाने नहीं देते। न्यूरॉन सिग्नल मतलब टच करते न्यूरॉन सिग्नल जाएगा हमारे दिमाग तक। ठीक है, तो इंसेक्ट में क्या होगा, न्यूरॉन जो सिग्नल जा रहा है उसको रोकते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसके नर्वस सिस्टम पे ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आपको न्यूट्रिएंट को इसके साथ मैच करना है यहाँ पे। चलो भाई बताओ नाइट्रोजन के बारे में सही बात कौन सी होगी। ठीक है, तो भाई अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यूनिवर्सल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट कहते हैं, और इंडिया की सॉइल में भी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है कौन, हमारा नाइट्रोजन, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का हो गया सी। फॉस्फोरस की अगर हम करेंगे बात, तो फॉस्फोरस की प्लांट के अंदर सफिशिएंट रेंज आपको 0.1 से 0.5 देखने को मिलती है। सेकंड का हो गया डी। NPK 1 से लेके 5% होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और आपका पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है 0.1 से 0.5%। तो सेकंड का हो गया डी ऑप्शन। पोटेशियम की बात करें तो भाई पोटेशियम आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो सेल की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, पर उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता। सेल वॉल में स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको पोटेशियम नहीं दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हुए आपको पोटेशियम नहीं दिखेगा, क्लोरोफिल बनाते हुए आपको पोटेशियम नहीं दिखेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका हो गया थर्ड का बी। और नंबर 4 तो फिर आप समझ ही गए हो, ए ऑप्शन होगा, रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट। क्यों, क्योंकि भाई लाइम में भी कैल्शियम है, जिप्सम में भी कैल्शियम है, और इसको हम एज ए रिक्लेमेशन के लिए यूज करते हैं एसिडिक और सोडिक सॉइल का। तो क्या हो गया भाई, सी डी, ये क्या लिखा है, थर्ड का ए है, थर्ड का बी है, सी सेकंड क्या कर दिया, फर्स्ट का ए हो गया ना, फोर्थ का ए हो गया। ठीक है, सी डी बी है, सी डी बी है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, विच सॉइल कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरली अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट, कह रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन का भाई इन्फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि ये है सॉइल, इसके अंदर जो वाटर एंट्री करेगा, वाटर एंट्री करना, डाउनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, उसको अपन ने बोला इन्फिल्ट्रेशन। तो किस पे डिपेंड करता है, टेक्सचर पे, सॉइल के कलर पे, सॉइल टेम्परेचर पे, या बल्क डेंसिटी पे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, वैसे डेंसिटी पे भी पड़ सकता है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो घूम फिर के टेक्सचर पे डिपेंड करती है। तो मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है वो टेक्सचर का है, मतलब जैसे सैंडी सॉइल है, सिल्टी है और क्ले है, ये तीन ही तो मेन होते हैं। ये तीनों किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे टेक्सचर बोलेंगे। सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पोर्स होते हैं तो पानी बड़ी जल्दी घुसता है, क्ले सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि पार्टिकल बड़े छोटे छोटे हैं, तो पानी को अंदर एंट्री करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इन्फिल्ट्रेशन सैंडी में ज़्यादा, सिल्टी में थोड़ा मीडियम में आएगा, और क्ले में आपका बहुत धीरे इन्फिल्ट्रेशन होता है, पानी बहुत धीरे नीचे जाता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा। यही तो सैंड, सिल्ट, क्ले कितना है, इसी को तो अपन टेक्सचर बोल रहे हैं। द डार्क कलर इन सॉइल इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहे हैं कि सॉइल के अंदर डार्क कलर कौन देगा, हेमेटाइट, लिमोनाइट, कैल्साइट या ऑर्गेनिक मैटर। सुना है भाई हेमेटाइट, कभी तो सुना ही होगा। हेमेटाइट देता है रेड सॉइल का, कितनी बार बताया, रेड कलर। लिमोनाइट देता है, कितनी बार बताया, रेड सॉइल में ही ये येलो कलर देता है। हेमेटाइट इज Fe2O3।
ठीक है, और लिमोनाइट इज Fe2O3 डॉट, आपका क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म है आयरन ऑक्साइड का ही। कैल्साइट की बात करें भाई, कैल्साइट आपका हमेशा देता है क्या, वाइट कलर। कैल्साइट मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट, लाइम चूना, ठीक है, चूना कैसा होता है, वो जो डालते लाइमिंग, वो वाइट कलर का होता है, वो ये कैल्साइट। और ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो यही देता है भाई डार्क कलर आपका ऑर्गेनिक मैटर। मोलिसोल्स की जैसे हम बात करते हैं भाई, मोलिसोल्स आपकी सबसे बढ़िया सॉइल है, कल ही मैंने आपको बताया है, ठीक है, सबसे बढ़िया सॉइल मोलिसोल है और डार्क कलर की सॉइल है। क्यों? क्योंकि भाई बढ़िया सॉइल है तो ऑर्गेनिक मैटर के बिना बढ़िया कैसे होगी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा है, जिस वजह से मोलिसोल क्या है, डार्क सॉफ्ट सॉइल इनको कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जाएगा करेक्ट, और इसी के साथ हुआ हमारा आज का सेशन कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, आगे ना आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द अश्वगंधा प्लांट इज कॉमनली यूज्ड। आपके एग्जाम में इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन आया है कि अश्वगंधा का कौन सा पार्ट जो है जिसको यूज किया जाता है, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स या फिर रूट। तो जल्दी से कमेंट में बताओ भी अश्वगंधा का कौन सा पार्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप समझ में आया होगा, लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है, और आंसर पता है तो कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में।